हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको एसएसटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट होगी, सारे एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए, मैप के क्वेश्चन अपलोड ही हैं। आपको प्ले लिस्ट पर जाकर सब कुछ पढ़ लेना है। डेफिनेटली आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा। प्री बोर्ड का, अर्धवार्षिक का, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और आपको सॉरी, क्योंकि मैं जैसा चाह रही थी ना एसएसटी का, वैसे मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाई, क्योंकि मेरा मन था कि मैं शॉर्ट में करके इसको टाइप करके करूँ, पर इतना टाइम नहीं था, केवल एक दिन मिल रहा था। इसलिए बस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं, ठीक है। आपको यहाँ से अच्छा नहीं लगे मटेरियल तो आपको जहाँ से भी ये क्वेश्चन मिले ईजी लगे वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, और आपको यहाँ से करना तो यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। और कम टाइम में करवाऊंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है। बस आपको ये मेन क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। और सीक्वेंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो मैं आपको कई बार बोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक ही वीडियो है, 15 मिनट का है। उसमें हिस्ट्री के सीक्वेंस में है, सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सिविक्स का कौन वो आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उससे बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैप के क्वेश्चन भी अपलोड हैं, बस आपको अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, ये सारे देख लेना, वही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। एक जो वीडियो मैंने अपलोड किया है मैप का, वहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपने देखना, ठीक है। और रिवीजन के तौर पर मैं आपको फिर से आज करवा दूंगी। चलिए, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। इसमें आपको लोकतंत्र की विशेषताएं करनी है, इंपॉर्टेंट है ये विशेषताएं, इसलिए आप कर लेंगे। जो लाइन आपको हार्ड लगे उसको आप स्किप कर दो, ठीक है। जो जहाँ तक सिंपल आपको लग रहा है उतना कर लो, बस बहुत है। ये सब एक्स्ट्रा नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो सिंपल है, इतना कर लेंगे आप। लिखित संविधान, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए 4 हेडिंग कर लीजिए, यहाँ तक सफिशियंट है। इनमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी देखो, हिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी के आपको कर लेने सारे। उसके बाद यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ईजिली आप कवर कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में आप लिखेंगे, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। इतना करके फिर आपको ये लिख देना है शॉर्ट में पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिएगा, ये इजी है, ये भी हो जाएगा। जो हार्ड लगे आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो आप अपने बर्डन डालें। बस फ्री होके पढ़िए, एकदम बिंदास होके, और रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बस आप रिवीजन करते रहिए, एकदम 100% आपका पेपर अच्छा होगा, और आप 100% अपना दे के आएंगे उसमें भी, ठीक है, जैसे आपने सभी सब्जेक्ट में किया है। बस उसमें से आपको इतना करना। सेकंड चैप्टर आ गया संघवाद वाला, इसमें आपको ये पढ़ लेना है संघवाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं बतानी है। और वर्डन लेके आपको कभी नहीं पढ़ना, बस रिलैक्स होकर पढ़िए, कंटिन्यू मत पढ़िए। थोड़ा सा रेस्ट किया, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कर लेना है, ठीक है। बीच में ब्रेक ब्रेक लेके आपको पढ़ना है, ये नहीं कंटिन्यू आप पढ़ते जा रहे हो। ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसमें आपको टॉप पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्रक वाला, दबाव समूह वाला, बहुत हर साल आता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना आपको अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट में कर लीजिएगा। अगर 2 दिन भी बीच में होते ना तो मैं कर देती, टाइप शॉर्ट करके करवा देती, पर नहीं हो पाया बिजी शेड्यूल की वजह से, उसके लिए सॉरी। ये क्वेश्चन पढ़ना भी, केंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है, भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था क्या है, शॉर्ट में करना है आपको, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। लास्ट के जो चैप्टर है ना इकोनॉमिक्स सिविक्स के, बस मेन आपको पढ़ लेना है, पूरी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मेन रीजन आप डाल देंगे, ये पॉइंट आपको ज़रूर मेंशन करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन संघवाद वाला अच्छे से करना है आपको, विशेषताएं और ये क्या है इसके बारे में लिखेंगे, इसका अर्थ लिख देंगे, फिर इसकी व्यवस्था 3 पॉइंट तक, ठीक है। इसमें भी आप शॉर्ट कर लेना, यहाँ तक कर लेंगे। पूरा टेंस होना चाहिए अगर आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बीच में आपको नहीं छोड़ना है, बस टेंस पूरा बन जाए। विशेषता में आप लिख दें लिखित और कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है, ये 3 लिख देना, बहुत है। ये इजी है, एकहरी नागरिकता का एकहरा संविधान, असमान प्रतिनिधित्व, बस हेडिंग अच्छे से पढ़ के उसके में लिख देना बना के, सिंपल है ये। लोकतंत्र देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये 3rd चैप्टर है, लोकतंत्र विविधता वाला, ठीक है। इसमें से आपको ये पढ़ लेना है, और एक क्वेश्चन इसमें से ये पढ़ना है सामाजिक भेदभाव वाला, ठीक है, इसका अर्थ और कारण। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है, आपको लास्ट में से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 4th चैप्टर है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ, ये आपको पढ़ना है इसमें से, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समान समझना, ये इसका अर्थ होता है।
आपको लिख देना है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको जरूर पढ़ना है इस चैप्टर में से। ये क्वेश्चन आया है अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड में कहीं आया था, तो आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि जो आते हैं ना एक वो भी रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। बस आपको थोड़ा सा पता होगा ना तो आप ईजिली लिख देंगे। एसटी में जितना आप लिख लेंगे ना उतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। राजनीति वाला है इसमें, जाति किस प्रकार अनेक रूप से ले सकती है उदाहरण बताना है इसमें, ठीक है। एक या जाति प्रथा राजनीति व समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिंपल है, हो जाएगा। यहाँ तक आप कर लेंगे, 4 मार्क्स में सफिशियंट है इतना। इसमें देखो कौन कौन सी हानियाँ, हानि का उल्लेख करना है, जाति पर आधारित, ये हो गया। एक महिलाओं वाला, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पढ़ने हैं आपको, ठीक है। क्या क्या तर्क दिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपाय, देखो सिंपल सा है। धार्मिक पूर्वाग्रह का सम्मान, ठीक है, समापन सॉरी, ठीक है। संप्रदायगत भेदभाव ना करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये 3 उपाय हैं इसके। लॉन्ग में ये आया, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, इसके 2 रीजन आपको बताने, लॉन्ग में ये करना है, ठीक है। इतना आप लिख देंगे इसको, और लास्ट में वर्तमान से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये देखो फिर से महिलाओं का आ गया, भारतीय की विधायकों में महिलाओं का क्या स्थिति है ये आपको बतानी है, ठीक है। ये आरक्षण वाला याद कर लेना, कितना दिया गया, इंपॉर्टेंट लाइन है ये हो गया। एक ये क्वेश्चन है लास्ट इस चैप्टर का, ठीक है। जाति, राजनीति में जाति और जाति के अंदर क्या राजनीति है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं, ये इस तरीके से आ जाए, व्याख्या करवाए, तब भी आपको यही लिखना है। इसके बाद ये आप जाति के अंदर लिख देंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे ना तो ईजिली आप कर लेंगे, यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जातिगत असमानताएं कैसे हैं, जाति में किस तरीके से असमानताएं, ये आप इजीली कर देंगे। देखो बोर्ड डालते हैं अपनी जाति के अनुलोम बट ईजिली आप कर लेंगे, सिंपल है ये लिखने के बाद आधुनिक भारत में अब क्या क्या बदलाव हो गए, काफ़ी कुछ चेंज है अब, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या क्या चेंज हुआ आप लिख देंगे बना के, सिंपल सा। काफ़ी बदलाव आए हैं, ठीक है, आर्थिक विकास में, शहरीकरण में, ये सब आप लिख देंगे। ये 5 चैप्टर है, जन संघर्ष और आंदोलन। इसमें आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वो पढ़ना है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बहुत आता है, ये नेपाल के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है। शॉर्ट में कर लीजिएगा इतना, ये हो गया। उसके बाद 21 अप्रैल के दिन यहाँ से लेके आप ये लिख देना, ठीक है। और लास्ट में ये लाइन, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हर साल आता है ये पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह बहुत इजी भी है। इसमें क्या लोगों की संख्या कम होती है, दबाव में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें एक नेता होता है, इसमें कई होते हैं। राजनीति में बहुत ईजी है, एक बार पढ़ेंगे ना ईजिली कर लेंगे। इसमें सरकार से सीधे संबंध होते हैं, इसमें क्या होता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी जुड़े नहीं होते इसमें, जबकि सरकार से सीधे, ठीक है, ये होता है। दबाव समूह राजनीति दल ईजिली आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये लॉन्ग में लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से मैंने पहले भी करवाई है लास्ट ईयर, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसका कम होता है, आप इजीली लिख देंगे। इसमें सिद्धांत विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं। इसमें क्या होता है शॉर्ट में होती है, संकीर्ण होती है, छोटी होती हैं, बहुत ईजिली आप कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। सदस्यों की संख्या लाखों में जबकि इनमें कम होती है, अभी आपको बताया था मैंने, बहुत सिंपल है। लॉन्ग में आपको ये पूरे पॉइंट पढ़ने, एक करो या देखो उसका अपोजिट कर दो, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है। ये है 7 चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है, रिजल्ट। ये आपको अच्छे से करना है, आप देख सकते हैं कितनी है, 20 और 22 में आया है ये। और ये अर्धवार्षिक या त्रैमासिक किसी में आया है अभी भी, ठीक है, करवाया है मैंने इसको पहले भी। यहाँ तक कर लीजिएगा। जो आपको हार्ड लगे लाइन आप उसको बिल्कुल स्किप कर दो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो शॉर्ट में है, उत्तरदायी शासन क्या होता है, विशेषता बतानी है। एक निश्चित समय अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर शासन चलाना ही उत्तरदायी शासन कहलाता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की लाभ, परिभाषा या विशेषताएं अच्छे से आपको पढ़नी है, ठीक है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं करनी है आपको जरूर जरूर। ये 4 पॉइंट कर लेंगे, 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, अच्छा है, यहाँ तक कर लेना आप इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, इतना ज़्यादा बड़ा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ तक कर लो, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, इसमें लोकतंत्र की चुनौतियाँ पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर लेना है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ ही चैप्टर है, लेसन 8 है, लास्ट है ये, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के आपको बताऊँगी कौन कौन से करने, जातिवाद, निरक्षरता, ये आपको पढ़ लेने हैं, ईजिली आप कर लेंगे, सिंपल है बहुत। भारत में निरंतरता के कारण, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना, आया नहीं है बट आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या क्या रीजन है, आप इजीली बना के भी लिख देंगे इसको, तो ऐसे ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने, अगर आपको मीन्स पता तो आप इजीली बना के लिख देंगे, क्या क्या रीजन है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ठीक है, ये रहा, चुनौती आपको बताई दी मैंने, इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट भी आया था। इतने सारे रीजन है इसमें, पर 4 मार्क्स में आप शॉर्ट में कर लो, अगर लॉन्ग में है तो आपका पूरा लिखना है, ठीक है। कितने सारे हैं इसमें, शॉर्ट में आए तो आपको वही 3 हेडिंग लिख देनी, ठीक है। लॉन्ग में, ये लॉन्ग का है तो आपको पूरा लिख देना है, बस हेडिंग्स याद होनी चाहिए, हेडिंग में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में करेक्टर मैंने करवाए थे, एक एक करेक्टर मैंने हेडिंग्स में करवाया था, फुल मार्क्स मिलेंगे जिन बच्चों ने किया हेडिंग में, कहीं से भी किया हो, हेडिंग में किया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ऐसे आपको इसमें करना है। इस चैप्टर से आपको 2 ही लॉन्ग करने, चुनौतियों वाले कि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। तो पहला रीजन लिखेंगे औद्योगिक विकास की धीमी गति का होना, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि होना, धन का असमान वितरण करना, उदारवादी अर्थव्यवस्था, ये आप लिख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, पहला है चैप्टर विकास वाला, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है तो 3 उपाय कौन कौन से, निर्यात में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, ये आप लिख देंगे। उसके बाद शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए कोई 3 उपाय, तो क्या है, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि होगी तो कमी आएगी ना, मातृ शिशु कल्याण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, और ग्रामीण में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति रुचि जगाना, गांव में बहुत ज़्यादा शिशु मृत्यु होती हैं, ठीक है, तो रीजन लिख देंगे आप। एक ये प्रति व्यक्ति आय मापदंड कौन कौन से होते हैं ये आपको लिखने हैं, ठीक है, अलग से क्वेश्चन है इसमें, ये ना मापदंड का प्रयोग करता है, इसमें आप इतना लिखना, ठीक है, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद वो लास्ट का लिख देंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद करना आपको। विकास में आपने कहा यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में पहले इंट्रो दे देंगे, उसके बाद कौन कौन से ऐसे पहलू हैं वो आप बता देंगे। प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय आयु, ठीक है, 15+ वर्षों की जनसंख्या में साक्षरता दर, या रीजन लिख देंगे। एक क्वेश्चन 2020 में ये आया, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या, वो देखो, विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है, भावी मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो इसके दुष्परिणाम जो आने वाली पीढ़ी है वो भी तो भुगतेगी, तो यही आपको लिख देना, ठीक है, लिख देना यहाँ पे। वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों ही एक दूसरे पे क्या आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। जैसा हम विकास चाहते हैं वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी क्या वैसे ही मिलेगा ना, जैसा हम बनाएंगे, तो आप इस तरह से बना के लिख देंगे इसको, लास्ट में ये लिख देना, ठीक है, सफिशिएंट है इतना। और एक क्वेश्चन ये कर लेना, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। संपूर्ण उत्पत्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय आय कहलाते, इतना कर लेना, ठीक है। जिस प्रकार किसी उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाता है, वैसे ही एक राष्ट्र की संपन्न समस्त उत्पत्ति मतलब सभी व्यक्तियों की उत्पत्ति का योग पूरा अनुमान लगाया जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। जबकि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से अगर भाग दे दें, पूरी जो राष्ट्रीय आय ना उसको जनसंख्या से भाग दे दें तो वो प्रति व्यक्ति आय बन जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, यही इसकी कहलाती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, सिंपल है। ये इसका सेकंड चैप्टर आ गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहाँ से आपको तीनों क्षेत्र पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। वो कैसे पूछ लेगा, देखो यहाँ पे अलग से द्वितीयक क्षेत्र से पूछा गया है, कोई भी 2 क्षेत्र पूछ ले, आपको तीनों क्षेत्र अच्छे से पढ़ने, वहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कौन से क्षेत्र में आता है, और आपको लॉन्ग में भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो तृतीयक क्षेत्र के बारे में पूछा, अभी आपको तीनों क्षेत्र में आपको बता दूंगी, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ठीक,
क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह से घुमा घुमा के पूछे गए। यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र पूछ लिया गया या सेवा क्षेत्र के 2 प्रकार बताओ। जो अलग अलग से पूछा गया वो आपके सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। तीनों क्षेत्र यहाँ पे दे दिए गए हैं, वो कोई भी पूछ ले आप इजली लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं। और ये प्री बोर्ड मैंने टाइप करके रखा था तो वो मुझे मिल गया। अभी मुझे पूरा टाइम नहीं मिला जिससे मैं सारे चैप्टर कर पाती। ठीक है, ये प्री बोर्ड मैंने करवाया था तो ये था पहले से। तो प्राथमिक क्षेत्र आपको अच्छे समझने हैं, तीनों क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा बोर्ड में, चाहे वो कोई भी पेपर कोड हो। हम प्राकृतिक संसाधनों में प्रत्यक्ष उपयोग कर आधारित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक चीज़ें आती हैं सारी ठीक है। इसमें देखो कपास, डेयरी, दूध, खनिज, ये सब पूछे हैं ना, कौन से में आते हैं तो प्राथमिक में आते हैं। सारे जो हम प्राकृतिक संसाधन को प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित जो भी गतिविधियाँ करते हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो सब किस में कहलाती है? प्राथमिक क्षेत्र में कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे नेचुरल्स में आते हैं। तो बस जो भी ये नेचुरल हैं इनसे संबंधित गतिविधियों का जो अध्ययन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में कहलाता है। और एग्जाम्पल आप ये लिख देंगे। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में ये लिख देंगे, इसमें क्या होता है, वे गतिविधियां शामिल होती जिनके द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों से, मतलब जो हमें फर्स्ट में यहाँ पे जो उत्पाद होते हैं ना उनको अन्य रूपों से क्या कर दिया जाए, अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जो प्राकृतिक उत्पाद मिलते हैं ना उनको अन्य रूपों में परिवर्तित कर देना ही द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, ये वस्तुएं प्रकृति द्वारा उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती हैं। ठीक है, बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए कपास का पौधा है। ठीक है, ठीक है, ये प्राप्त रेशे का प्रयोग कर सूत काटना, कपड़ा बुनना, ये देखो नेचुरल था तो ये क्या है, प्राथमिक हो गया। इससे हमने क्या क्या बनाया, सूत बनाया, कपड़ा बनाया। ठीक है, गन्ने से चीनी मिली, गुड़ बना। ठीक है, ये सब क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। प्राकृतिक से जो चीज़ें बनती है ना नए नए रूपों में, वो सब द्वितीयक कहलाते हैं। समझ गए ना, अब तो आप इजली कर लेंगे। ठीक है, मिट्टी से ईंटें बनना, मिट्टी क्या नेचुरल हो गया, उससे जो ईंटें बनी द्वितीयक में आ गया। ठीक है, उससे भवन बनना। ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में ये हेल्प करता है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, अपितु वस्तुओं के उत्पादन में क्या मदद करती हैं, प्राथमिक के भी और द्वितीय के भी। जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार, बैंक सेवाएं। ध्यान रखना ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा वो। तो आपको प्राकृतिक कोई एग्जाम्पल मिले प्राथमिक कर देंगे, उससे उसका जो नया रूप बन जाएगा, ठीक है, वो द्वितीयक में कर देंगे। मिट्टी आ गया तो आप क्या है, प्राथमिक हो गया, उससे ईंट जो बनी वो द्वितीयक हो गया। ठीक है, शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये सब तृतीयक में आएंगे। दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों में क्या हेल्प करता है, प्राथमिक और द्वितीयक में। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आप इज लिख देना, अंतर पूछे, डेफिनेशन पूछे, एग्जाम्पल पूछे, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उनकी 3 समस्या बतानी है, ये आप लिख देंगे। समस्या में मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इसकी समस्याएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये आपको पढ़ लेना, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर टिप्पणी लिखना। ये आपको पॉइंट मेंशन कर देने हैं। ये क्वेश्चन आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी आया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा। ठीक है, कितने दिन का इसमें होता है, 100 दिन का रोजगार होता है। एमसीक्यू में आया भी था, बहुत सिंपल है, ईजिली आप कर लेंगे। 200 जिलों में कामकाज का लागू करने के लिए कानून बनाया गया था, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से, 2005 इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, रोजगार देना है 100 दिन का लोगों को। इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, ये आप लिख देंगे, इजी है, बहुत सिंपल भी है। ये क्वेश्चन आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत, मतलब इसमें हुआ है, या फिर इस तरह से संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, दोनों क्षेत्रों में आपको अंतर याद करना है। आप यहाँ से इसे अंतर में याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयों से मतलब होता है जो राज्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, जबकि इन पर कंट्रोल होता है। ठीक है, अर्थ हो गया, नियम और विनियम आप लिखेंगे, इनका पालन नहीं करते हैं। क्षेत्र के नियम और विनियम होते पर पालन नहीं होता उनका। ठीक है, इसमें क्या होता है, पालन किया जाता है। रोजगार की शर्त है, इसमें रोजगार की शर्तें अनियमित होती हैं, जबकि इसमें नियमित होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से कर लेना है, संगठित में नियमित होती हैं। दबाव और उसमें भी अंतर करना था, सब दबाव समूह वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट कर लेने हैं, बहुत अच्छे हैं, ईजिली आप याद कर लेंगे सारे लॉन्ग में। ठीक है, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक वाला है कि ये वाला दबाव समूह वाला, बार बार बोल रही हूँ, इसको अच्छे से याद करना है। ये 4 चैप्टर है, इसमें वैश्वीकरण वाला ना, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, इसमें से आपको विश्व व्यापार संगठन अच्छे से पढ़ना है, और इसकी ये पूछी जाती है। ठीक है, 1995
1995 1995 की डेट, और जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये आपको एमसीक्यू मैंने करवाया था, ये आपको मैं प्रीबोर्ड में भी करवा चुकी हूँ सॉल्यूशन में, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को ये ध्यान रखना आरंभ हुआ था, और इसका मुख्यालय जिनेवा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके कार्य लिख देंगे आप, करवा चुकी मैं आपको ये पहले भी। स्थापना और मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है अच्छे से। 1 जनवरी जैसा जनेवा, कुछ भी आपको लेट करो बस याद होना चाहिए। वैश्वीकरण का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण को ही क्रिया क्या वैश्वीकरण कहलाती है। इसका लाभ ये होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ा है। ये आप लिख देंगे शॉर्ट में। ये इसके उपाय हो गए। ये क्वेश्चन आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है। ये पढ़ लेना आपको फटाफट से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, इनका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो अनेक देशों में अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं ताकि वे उत्पादन पर अधिक से अधिक अपना नियंत्रण कर सके, ठीक है, वो कहलाती है। इनकी भूमिका आपको लिख देनी है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया गया वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है, और यहाँ पर कंपनियाँ देखो आया है ना, क्या योगदान है इनका, ये आप इजली लिख देंगे। देखो यहाँ पे लिखा ना, तो कर लेना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्ट इसको बना के कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं हम, उपभोक्ता अधिकार वाला आ गया, इसमें से आपको ये कर लेना है, ठीक है। अधिकार सिंपल है, आप इजली कर लेंगे। ये आपको रीजन लिख देने हैं, और ये डेट आपको याद रखनी है। अधिनियम 1986 में आया था, एमसीक्यू में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, आंदोलन के कार्ड पूछे यहाँ पे, ये भी आपको याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग मार्क इसको भी पढ़ लेना, चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, इजी है, आप कर लेंगे। खाद्य पदार्थों पे लिखा रहता है ये कौन कौन से, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से कर लेना, जो मैं आपको मैंने मोस्ट बोले वो आपको अच्छे से करना है। क्षेत्र वाला, असंगठित संगठित में अंतर, प्राथमिक तृतीय क्षेत्र वाला आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। दबाव समूह वाला और ज्योग्राफी के तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ सारे, तो कर लीजिएगा रिवीजन। इसके बाद मैप के क्वेश्चन का रिवीजन मिलेगा वीडियो, वो देख लीजिएगा, ठीक है। सारा प्लेस पे जाके पढ़ लेना, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फ्री होके बिंदास होके पढ़िए, और अपना 100% देख के आइए इस पेपर में भी। थैंक यू सो मच।